पानीपत में किसानों और बीजेपी वर्कर्स आमने सामने सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे। बीजेपी विधायक के भाई को दिखाए काले झंडे। किसान बोले कृषि कानून रद्द होने तक जारी रहेगा विरोध। हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर के लुहणु हेलीपैड पर सीएम जयराम ठाकुर, सुरेश कश्यप समेत कई विधायकों ने किया स्वागत। कल अटल टनल का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। फरीदाबाद में लोगों ने काटा बवाल। बिजली पानी की सुविधा नहीं मिलने पर बड़ी परेशानी। बीपीटीपी कार्यालय का किया घेराव। करनाल में फूटा लोगों का गुस्सा। करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे किया जाम। दूषित पानी की निकासी नहीं होने पर भड़के लोग। पंजाब पावरकॉम ने कृषि के लिए 8 घंटे बिजली सप्लाई पूरी करने का भरा दम। कहा धान की बिजाई को मिलेगी पूरी बिजली। शनिवार को जारी किया आंकड़े। पंजाब में और हो सकता है बिजली का संकट। तलवंडी साबो थर्मल प्लांट का दूसरा यूनिट हुआ बंद। 660 मेगावाट बिजली पैदा करता है थर्मल प्लांट। बिजली संकट के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया नया फॉर्मूला। कहा 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए। घरेलू खपतकार को 3 रुपए और इंडस्ट्रीज को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिले। कांग्रेस हाईकमान के 18 सूत्रीय एजेंडे का भी किया जिक्र। कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने तोड़ी सगाई। मेहरीन पीरजादा से मार्च में हुई थी मंगनी। दोनों ने आपसी सहमति से लिया फैसला। और पर्यटकों ने किया पहाड़ों का रुख। बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हिमाचल। गर्मी से मिल रही निजात। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हिमाचल की खबर के साथ करेंगे। हिमाचल बीजेपी में हलचल तेज हो गई है क्योंकि हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। बिलासपुर के लुहणु हेलीपैड पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। सीएम जयराम ठाकुर, सुरेश कश्यप समेत कई विधायक उनके स्वागत के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि कल अटल टनल का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। 6 जुलाई को वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हिमाचल बीजेपी में अभी हलचल तेज है। वजह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा है। बिलासपुर के लुहणु हेलीपैड पर जब पहुंचे तो बीजेपी के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम जयराम ठाकुर, सुरेश कश्यप समेत कई विधायक वहां पहुंचे और जेपी नड्डा का यहां पर जोरदार स्वागत बीजेपी के नेताओं द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि पारिवारिक कार्यक्रम है, लेकिन इस दौरान कई जगहों का दौरा करेंगे। कल अटल टनल का दौरा करने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि 6 जुलाई को वापस दिल्ली लौट जाएंगे। अरुण चंदेल हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गया। अरुण, हिमाचल बीजेपी में हलचल तेज हो गई है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रातः करीब 9:30 बजे शिमला से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बिलासपुर पहुंचे। उसके बाद यहां पर करीब 10:15 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे। बड़ी गर्मजोशी के साथ यहां पर स्वागत किया गया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप भी और इसके अलावा मंत्रिमंडल के मंत्री और विधायक, इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ता भारी संख्या में यहां पे मौजूद थे। और यहां पे सर्किट हाउस में जेपी नड्डा रुके। यहां पे थोड़ी देर यहां पे एक बैठक की गई। उसके उपरांत जेपी नड्डा अपने ग्रीन निवास विजयपुर की ओर रवाना हुए। वहां पर पहुंचने पर भी काफी लोगों का जन लाभ उमड़ पड़ा। तो जेपी नड्डा बारी बारी से उनके साथ भी मिले। उसके बाद जेपी नड्डा उनके जो पारिवारिक कार्यक्रम है आज उसमें शामिल हुए हैं। इस तरह से जहां तक हमें जानकारी मिली है कि दूर दूर से भाजपा के कार्यकर्ता और प्रदेश भर से भाजपा के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। हाँ, ये भी हम कहना चाहेंगे कि कल 5 जुलाई को जेपी नड्डा
मनाली के लिए चॉपर के माध्यम से रवाना होंगे और वहां पर अटल टनल का निरीक्षण करेंगे। उसके उपरांत नड्डा शास्त्री नगर में रात्रि ठहराव करेंगे। हाँ, एक ये भी मैं विशेष बात बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो मंडी लोकसभा में जो चुनाव आयोजित होने जा रहे हैं उसको लेकर जेपी नड्डा एक विशेष बैठक में भाग लेंगे, जिसमें कि भाजपा के उच्च स्तर के नेता शामिल होंगे। और जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल पहुंचे हैं। लाजमी है कार्यक्रमों का होना, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि पारिवारिक कार्यक्रम है, लेकिन इस दौरान बैठक की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। आगामी उपचुनाव भी होने जा रहे हैं हिमाचल में, यही वजह है कि आगे की रणनीति भी पुरजोर तरीके से यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो हिमाचल में 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिन्हें लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से जारी है। सीएम जयराम ठाकुर ने जीत का दम भी भरा है। बिलासपुर पहुंचने पर सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी उपचुनावों में जीत हासिल करेगी, जिसके लिए संगठनात्मक स्तर पर हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर भी इस दौरान जमकर निशाने साधे हैं। सीएम ने कांग्रेस में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बिखराव की बात कही है। आपको बता दें कि ये उपचुनाव 5 जुलाई को विधानसभा क्षेत्र जुब्बल, फतेहपुर और मंडी संसदीय सीट पर होने हैं। क्या कांग्रेस के दौरान महंगाई खत्म हो गई थी? क्या उस वक्त महंगाई पर पूर्ण विराम था? महंगाई तब भी बढ़ी, महंगाई आज भी बढ़ी, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सारी चीजों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी कुछ न कुछ चीजें, ये जो महंगाई पर जो कंट्रोल की बातें हैं, उस दिशा में चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश में भी हम महंगाई को रोकने की दृष्टि से क्या किया जा सकता है, हालांकि इकोनॉमी बहुत प्रभावित हुई है कोविड के कारण, फिर भी उसके बावजूद विचार इन बातों पर भी। और अब खबर करनाल से है। करनाल में लोगों का गुस्सा फूटा है। करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे को लोगों की तरफ से यहां पर जाम किया गया है। दूषित पानी की निकासी नहीं होने पर लोग भड़के हुए हैं। लोगों ने करीब आधे घंटे तक यहां पर स्टेट हाईवे को जाम रखा। प्रदर्शन के बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर लोगों को जाम खुलवाया गया। तो करनाल का ये पूरा मामला है जहां पर लोगों का गुस्सा फूटा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे को लोगों की तरफ से जाम किया गया। दूषित पानी की निकासी नहीं होने की वजह से लोग भड़क गए। यही वजह है कि हाईवे को जाम किया गया। इस दौरान यहां पर घंटों तक जाम जैसे हालात बन गए, जिसके बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर यहां पर जाम को खुलवाया गया। जो लगाया हमने सभी ने लगाया है। क्यों लगाया है, इसका कारण यह है कई दिन से ये पानी से परेशान है। पानी बहुत गंदा है, इससे बीमारी होने के बड़े तगड़े चांस हैं। तो चलो और तो मोटरसाइकिल पा जाएंगे, कोई कार मार जाएगा, लेकिन हमारी दी बेटी जो गाँव से आएंगी और यहाँ को कैसे निकलेगी, इसलिए हमने रोड जाम लगाया। स्कूल के बच्चे परेशान हैं, इसलिए हमने रोड जाम लगाया जी। हम चाहते हैं कि सब फायदा होना चाहिए। लॉकडाउन के बाद पहले बार स्कूल खुले, बच्चे स्कूल में जा सकते हैं। परसों की बात है, मेरा चौड़ा कट्टा गिर गया यहाँ पानी में। दो बच्चे वो कट्टा सारा मना बेकार करना पड़ेगी। चौड़ा कट्टा मेरा गिर गया, जिसमें 40 किलो 50 किलो चौड़ थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं करनाल से। हिमांशु, आपसे ये जानना चाहेंगे कि करनाल के लोग गुस्से में हैं, वजह दूषित पानी है, जाम भी लगाया, जाम फिलहाल के लिए खुलवा दिया गया है, लेकिन आगे का अपडेट क्या है? जाहिर सी बात है कुसुम, परेशानी जरूर होती है। अभी तो बारिश अच्छे तरीके से शुरू नहीं हुई है और उसके बावजूद ऐसी परेशानी आ रही है। ये सिर्फ इंद्री के इलाके के क्षेत्र की बात नहीं है, चाहे घरोना की बात की जाए, असंग नीलोखेड़ी की बात की जाए और प्रॉपर करनाल शहर के कुछ इलाकों की बात की जाए, तो दूषित पानी की निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग सड़कों पर आ जाते हैं, पार्षद से बात करते हैं, सरपंच से बात करते हैं, विधायक से बात करते हैं, लेकिन समाधान नहीं निकलता। हालांकि जो करनाल शहर है वो स्मार्ट सिटी की दौड़ के अंदर आता है, शुमार हो चुका है, काम भी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर दूषित पानी की निकासी नहीं होती है। उसके बाद मक्खियां, मच्छर और घरों में बीमारियां, और यहाँ तक कि कई जो परिवार हैं वो टूटने लगे हैं, यानी कि लोग वहां से छोड़कर जाने लगे हैं, किसी दूसरी जगह
किराए पे रहने को मजबूर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांगों पर, हमारी बात पर विचार नहीं किया गया तो अगले हफ्ते फिर से हम जाम लगाने का प्रयास करेंगे और लगातार प्रशासन तक हम अपनी बात पहुंचाते रहेंगे, अलग अलग प्रदर्शन करके। जी हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो स्मार्ट सिटी की बात कही जाती है, लेकिन छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं मूलभूत, वो ही लोगों को नहीं मिलती। दूषित पानी की परेशानी है, वो यहाँ लोग जिससे रोजमर्रा के तौर पर परेशान हो रहे हैं। करनाल और यमुनानगर स्टेट हाईवे, यही वजह है कि लोगों की तरफ से जाम किया गया है। और खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में भी लोगों ने जमकर बवाल काटा है और यहां पर भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से लोग परेशान हैं। बिजली पानी की सुविधा नहीं मिलने की वजह से लोग भड़क गए, बीपीटीपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। तो फरीदाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले करनाल का हाल हमने आपको बताया, जहां पर दूषित पानी की निकासी नहीं होने की वजह से लोग भड़क गए। तो फरीदाबाद का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आप देख सकते हैं कि ये भी स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं बिजली पानी की, वो ही लोगों को नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि लोग भड़के हुए हैं। आलम ये हुआ कि लोगों ने यहाँ पर बीपीटीपी कार्यालय का घेराव किया, प्रदर्शन किया, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें की गई, लेकिन देखिए इनकी मूलभूत समस्याएं जो है उनका ही समाधान नहीं हो पा रहा है। बीपीटीपी से हमें बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी मेजर जो समस्या चल रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। 12-12 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है। इनके ऑफिसर्स को फ़ोन करें तो ये स्विच ऑफ कर देते हैं। आजकल क्या है कि सब लोग घर पे रह के काम कर रहे हैं, बच्चों का सब होम ट्यूशन ही चल रहा है, तो लाइट नहीं रहने से कितनी समस्याएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है, आप खुद समझ सकते हैं। इनके ऑफिसर जो है उनसे हम बात करते हैं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी, ना ही कोई मिलना चाहता है। इनके ऑफिस में जाइए तो इनके बाउंसर पकड़ के पिटाई करने लगते हैं। हम बीपीटीपी ऑफिस में वहाँ सेक्टर 76 नेक्स्ट डोर में उसके ऑफिस में गए। वहाँ पे हमने उनको कहा भाई हमारी राजीव गुप्ता से बात करा दो, परंतु उन्होंने बाउंसरों ने बात कराने के बजाय हमारे को धक्के मारना शुरू कर दिया। ठीक है, उसकी वजह से सारे जितने भी लोग थे, कम से कम 200-250 आदमी लोग थे, उन्होंने जबरदस्ती उसके ऑफिस में घुसे। पुलिस वालों को बुलाया हमने सेक्टर 76 थाने से। पुलिस वालों ने फिर बैठा के उनसे बात कराई। जब उन्होंने आश्वासन दिया भाई हम ये कुछ न कुछ अब तुम्हारा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल राठी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। अनिल, मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है और लोगों का आरोप यह है कि उनके साथ दबंगई की जाती है। जी कुसुम, देखिए बिल्कुल बता दें कि लगातार जिस तरीके से पूरा मामला जो है ये बीपीटीपी का है, जो कि कहीं ना कहीं बिल्डर के द्वारा जो है वो लोगों को डराया धमकाया जाता है, वो भी इस दौरान डराया धमकाया जाता है जब ये लोग जो है वो उस बिल्डर के पास जाते हैं, बिल्डर के नुमाइंदों के पास जाते हैं कि हमें हमारे इलाके के अंदर जो है वो मूलभूत सुविधाएं चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुसुम जी देखिए, इन्होंने जो है वो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, करोड़ों रुपए के फ्लैट लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी अधिकार है कि ये लोग उस इलाके के अंदर अपने घर के अंदर जो है वो मूलभूत सुविधाएं पूरे तरीके से मिले। चाहे बात करी जाए सड़क की, चाहे बात करी जाए पानी की, चाहे बात करी जाए फिर बिजली की, वो तमाम सुविधाएं इन लोगों को चाहिए होती हैं और वो बिल्डर के द्वारा दी जानी चाहिए। बाकायदा जिस समय बिल्डर ने इनको फ्लैट दिए थे वो उस दौरान कही गई थी ये सब बातें, लेकिन इन लोगों को जो है वो मूलभूत सुविधाएं समय के अनुसार नहीं मिलती। कहीं ना कहीं ये लोग जो है उसको लेकर के इनके परिवार जो है वो प्रभावित होते हैं, इनके बच्चे जो है वो प्रभावित होते हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बिल्डर के अपनी मनमानी करता है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जिनके बच्चे जो है वो उसका खामियाजा भुगतते हैं। क्योंकि बिजली ना होने की वजह से वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, घर के कामकाज नहीं हो पाते, पानी ना मिलने की वजह से समय पर स्कूल नहीं जा पाते, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वो भी हैरानी की बात यह है कि जब इतने बड़े पैमाने पर रकम इन लोगों से वसूली गई बिल्डर के द्वारा, क्योंकि कहीं कॉलोनी या किसी अवैध कॉलोनी में इन लोगों ने प्लॉट नहीं लिया हुआ, बाकायदा एक रेपुटेड सेक्टर के अंदर बाकायदा इन्होंने प्लॉट लिया हुआ, और उसके बावजूद भी यदि इन लोगों को इस तरीके की सुविधा नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठने लाजमी है बिल्डर की कार्यप्रणाली पर। जी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अनिल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से ही महरूम है, बिजली पानी की सुविधा ही लोगों को नहीं मिल पा रही है।
बात किसानों के आंदोलन की करते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के साथ टकराव भी बढ़ रहा है। किसान पानीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहां पर झड़प भी हो गई। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पानीपत की सेक्टर 25 का है, जहां पर एक सड़क का उद्घाटन करने पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा को पहुंचना था, लेकिन आनन फानन में विधायक तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपने भाई को भेज दिया। किसानों को इस बात की भनक लगी तो वो काले झंडे लेकर विरोध करने पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों में जमकर धक्का मुक्की हुई। आज ये कार्यक्रम था बीजेपी के भ्रष्टाचारी दुराचारी लोग यहाँ अनाउंस करने के लिए आए थे। 500 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके। वो फरिश्ते सारी रात हवा में तैरते इन काले कानूनों के जो चोर लोग हैं बीजेपी की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। उन फरिश्तों ने हमारे को बताया कि अन्याय होने जा रहा है पानीपत में, इसलिए हम सारे के सारे किसान और मजदूर इस अन्याय के विरुद्ध यहाँ पहुंचे हैं और इन लोगों को काले झंडे दिखा के यहाँ से भगाया गया है। विधायक नहीं आया, अपना भाई भेज दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब सरकारी परियोजना का उद्घाटन एमएलए के भाई करेंगे क्या? कौन सा प्रोटोकॉल है ये धक्काशाही इस देश में हो रही है। ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार जो है ये तानाशाही रवैया अपना रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये अब फरार हो गए यहाँ से। किसानों का साफ कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक सरकार के हर कार्यक्रम का विरोध करेंगे। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े और सरकार अपनी बात पर। सरकार भी साफ कर चुकी है, तीनों कृषि कानून किसी सूरत में वापस नहीं होंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार और किसानों के बीच टकराव बरकरार रहता है या फिर इसका कोई समाधान निकलता है। सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 पानीपत। और अब खबर हांसी से है। हांसी में एक गर्लफ्रेंड ने अपने आशिक की शादी रुकवा दी। दूल्हे के मंडप में पहुंचने से पहले ही गर्लफ्रेंड पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच गई और लड़की ने दूल्हे पर आरोप लगाया है कि वो उसके साथ 7 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। दोनों पर ये आरोप लगाए गए हैं। लड़के पर शादी का झूठा वादा करने का भी आरोप लगाया है। वधू पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया लड़की के आरोप के बाद और इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई है। तो हांसी का ये पूरा मामला है, जहां पर एक गर्लफ्रेंड ने ऐन मौके पर पहुंचकर अपने आशिक की शादी को रुकवा दिया। टेलीफोन प्राप्त हुआ था, भैया ऐसे ऐसे यहाँ इसमें हवेली में शादी हो रही है। जो पहले एक लड़की से उनके संबंध थे और इस संबंध में हम आए थे और अब दोनों ही वो यहाँ से चले गए। शादी रुकवा दी लड़के की? शादी लड़की ने मना कर दिया, इस फांसी वाले। तो वहीं कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की सगाई टूट गई। अभिनेत्री मेहरीन पीरजादा से भव्य की सगाई हुई थी। 4 महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई थी। भव्य बिश्नोई ने ट्वीट कर बकायदा इसकी जानकारी दी है। तो कांग्रेस विधायक है, उनके बेटे हैं भव्य बिश्नोई, जिनकी सगाई टूट गई है। भव्य ने बकायदा ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। कुछ महीने पहले ही भव्य की सगाई हुई थी। अभिनेत्री मेहरीन पीरजादा के साथ भव्य की बड़े ही भव्य तरीके से सगाई की गई थी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।